नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी जो करंट अफेयर की सीरीज है इसको एक बार से फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं इसकी। और देखो, ये जो आपकी करंट अफेयर की सीरीज होगी ये आपकी मेनली आपकी यूपीपीसीएस और आरओ और जो एआरओ के एग्जाम होंगे। कहने के लिए तो देखो आरओ एआरओ के तो अभी फार्म भी नहीं आए, लेकिन जो 14 मई को पीसीएस का पेपर होगा उसके लिए टारगेटेड है। अब देखो इसमें जो हम रिवीजन करेंगे ये एक तरीके से आपकी रिवीजन सीरीज होगी। और जो हम इसमें रिवीजन करेंगे वो लेंगे अगस्त 2022 से और अप्रैल 2023 तक। यहाँ पर हम इसको पूरा का पूरा कवर करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देखो, जो जितना यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा यदि आपने इतना भी कवर कर लिया तो आपके ये मान लेना कि 80 से 85% सवाल कहीं बाहर नहीं जाएंगे करंट अफेयर के। और करंट अफेयर का वेटेज देखो किसी भी एग्जाम में, और यूपी पीसीएस के एग्जाम में तो सबसे ज्यादा ही होता है। कम से भी कम आप 30 से 35 सवाल मान के चलना कि करंट अफेयर में आएंगे ही आएंगे। और इन्हीं 30 से 35 सवालों में आप ये मान के चलना कि आप लगभग 28 से 30 की बढ़त लेंगे। इतने नंबर कम से कम आपके आ जाएंगे, लेकिन एक आप अपने प्रति सत्यता का भाव रखना कि हाँ हमने अच्छे से अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई की है, उसी पर ही भरोसा आपको करना भी होगा। तो यूपीपीसी जो आपका होगा 14 मई को, उसी के लिए ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगी सीरीज। और इसी में जो देखो सोर्स उठाए गए हैं, ये सोर्स जो होंगे आपका, कुछ तो इसमें करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर, कुछ इसमें एडिटोरियल होंगे, बिना एडिटोरियल की बात भी नहीं बनेगी। और जो इसका एडिटोरियल या करंट अफेयर का जो स्टैटिक पार्ट होगा उसको भी हम यहीं पर कवर करके चलेंगे। अर्थात कहने का मतलब तीन चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे, करंट अफेयर्स को भी, एडिटोरियल को भी और स्टैटिक को भी। अर्थात करंट अफेयर और एडिटोरियल का जो स्टैटिक पार्ट होगा उसको भी हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो देखो सोर्स क्या है, सोर्स कहाँ से लिया गया है। सोर्स होगा आपका जो गवर्नमेंट के ही चैनल होते हैं, जैसे सनसेट टीवी है गवर्नमेंट का, पीआईबी है, और द हिंदू है, और द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज पेपर होते हैं, इनसे ये सोर्स लिए गए हैं। सब कुछ आपको ऑथेंटिक मिलेगा, विश्वास के साथ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और विश्वास ही आपको, यदि देखो विश्वास करेंगे तो सब कुछ होगा, लेकिन यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने का। इसलिए कहा जाता है कि पहले सबसे पहले आप अपने आप पर विश्वास करते हैं चलें। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने करंट अफेयर को। तो इसमें मैं आज आपको लगभग 40 करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, लगभग 40। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ऐसे, कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक लेक्चर में आपको 40, लगभग 40 करंट अफेयर डेली यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। देखो, पहला ही क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को के बारे में देख रहा है। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को होती है UNESU, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये। तो देखो यूनेस्को क्या करती है, ये आप देखते हैं ना, जो विश्व धरोहर सूची होती है, विश्व धरोहर सूची को ही ये बनाने का कार्य करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेगा आपको। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय। अभी हुआ क्या है, हुआ है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है के अनुसार, जो हमारे एक तो सूर्य मंदिर है, एक मोढेरा मंदिर है, एक वटनगर है, इन तीनों स्थलों को या इन तीनों स्थानों को सांस्कृतिक स्थलों की संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अनंतम सूची में जोड़ा गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो भारत का सूर्य मंदिर है, मोढेरा मंदिर है, वडनगर है, इन तीनों क्षेत्रों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इस प्रकार यूनेस्को की सूची में धरोहर में जो आपके भारत के स्थल होंगे वो 40 हो गए। भारत में के जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल क्षेत्र हैं या स्थान हैं वो आपके 40 यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो न्यूज में क्यों है, न्यूज में यूनेस्को इसलिए ही था क्योंकि भारत के 3 क्षेत्रों को इसमें अभी अभी हाल ही में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, एक आती है आपकी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट क्या कहती है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है ये जारी जो की जाती है वो जारी की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। देखो जो रिपोर्ट होती है उनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है कि किसके द्वारा तो जारी की जाती है, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, क्या क्या टारगेट दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा यही आपको ध्यान रखना है। और पहली रैंक पर कौन आता है, पहली, दूसरी, तीसरी, कम से कम शुरू की 3 रैंक तो आपको याद रखनी है, और प्लस भारत की रैंक भी आपको याद रखनी होगी। और इसके अनुसार जो वर्ल्ड आउटलुक एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करती है। तो इसके अनुसार 2040 तक ऊर्जा सेवाओं की बढ़ती मांग आर्थिक विकास पर टिकी हुई होगी।
जो पिछले साल के आउटलुक तुलना में 2030 की कम है। मतलब पिछले साल की जो 2030 तक की आउटलुक की तुलना है उससे तो बहुत ज्यादा है। ये 2040 की रिपोर्ट कम दर्शाती है। और 2050 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा गया है। तक और जो आपका वैश्विक तापमान होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिरीकरण करने के लिए और ऊर्जा संबंधी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास को लक्ष्य को पूरा इसका करने का इसका उद्देश्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो वैश्विक तापन हो रहा है उसमें जो आप देख रहे हैं कि जो CO2 बढ़ता जा रहा है या वैश्विक तापन बढ़ता जा रहा है वो 1.5 डिग्री तक ही यहाँ पर रोकना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यदि वैश्विक तापन बढ़ेगा तो क्या होगा। वैश्विक तापन बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का, और यदि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू करेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो पिघल कर कहाँ आएंगे, नदियों के द्वारा समुद्र में आएंगे, और इसी से ही समुद्र का जलस्तर क्या हो जाएगा, समुद्र का जलस्तर बहुत ज्यादा ऊंचा उठ जाएगा, और जिस कारण जो समुद्र में जो द्वीप हैं वो अपना डूबना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर जलस्तर वहां पर उनका बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो इसी वजह से ये वर्ल्ड जो एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है वो जारी यहाँ पर की जाती है, और इसको सबसे पहले जो जारी किया गया था वो 1998 में जारी किया गया था। एक है आपकी ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट। इसका कार्य क्या है, देखो इसके द्वारा जारी की जाती है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है, ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट। तो विलिस टावर्स वाटसन कंपनी, जिसे आप WTW बोलते हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये जारी की जाती है। तो दो संस्थाएं मिलकर इसको जारी करती हैं, विलिस टावर्स वाटसन कंपनी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी की जाती है। यह दुनिया के 5 क्षेत्रों में लिंग आधारित धन अंतरण की पड़ताल करती है। लिंग आधारित मतलब जो धन का अंतर है कितना है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मेल और फीमेल में धन का जो अंतर बनता है वो कितने का अंतर वहां पर बन रहा है, उसकी ये जांच करती है। जैसे कैरियर में, परिवार के समर्थन में मेल और फीमेल का क्या योगदान रहा, जीवन की घटनाओं में, वित्तीय साक्षरता का परस्पर प्रभाव। तो यहाँ पर इस तरीके के काम यहाँ पर देखे जाते हैं। जैसे देखो यह जो है ये सेवानिवृत्ति के समय, अर्थात यदि कोई व्यक्ति रिटायर होता है, रिटायर कब होता है, 60 साल की उम्र में। तो रिटायर में महिलाओं और पुरुषों की संपत्ति के अंतर को मापती है। तो कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के पास संपत्ति कितनी है और पुरुषों के पास संपत्ति कितनी है, उसके अंतर को ये माप कर चलती है। औसतन एशिया प्रशांत में सबसे कम वैश्विक धन अंतर पाया जाता है। कहने का मतलब यह है जो एशिया का क्षेत्र है इसमें मेल और फीमेल के बीच में सबसे कम वैश्विक धन अंतर देखा गया है। और इस क्षेत्र में महिलाओं के पास पुरुषों की संपत्ति के स्तर का लगभग 3/4, कहने का मतलब 76% कह लो, या फिर आप 76% ही कह लो, 3/4 लगभग इतना ही बनेगा। तो पुरुषों की संपत्ति का स्तर लगभग 3/4 है, जो कि वैश्विक औसत से केवल 2 अंक अधिक है। अर्थात कहने का मतलब यह है जो एशिया का औसतन स्तर है वो पूरे विश्व के स्तर से 2% या 2 अंक आपका अधिक देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो जो महिलाओं और पुरुषों की रिपोर्ट है, महिलाओं और पुरुषों की रिपोर्ट में 3/4 का अंतर एशिया में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अंतर विश्व में भी एशिया से अलग देखने को यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आपकी ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट। देखो ये दो, एक मिनट जरा, ये थोड़ा सा रिवीजन रिपीट हो गया फिर से, कोई नहीं, आगे बढ़ जाते हैं इसको लेकर। अब देखो नो मनी टेरर फॉर सम्मेलन। नो मनी टेरर फॉर सम्मेलन का मतलब यह है कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद को कोई भी जो पैसा दिया जाता है उसको पैसा ना दिया जाए, उसके लिए आतंकवाद को रोकने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोकने के लिए ये सम्मेलन हुआ। कहाँ सम्मेलन हुआ, देखो इंपोर्टेंट सम्मेलन तो इसलिए है क्योंकि ये जो सम्मेलन हुआ है ये भारत में हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो उनके द्वारा नई दिल्ली में आतंकवाद के वित्त पोषण के मुकाबले पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के प्रथम सत्र की अध्यक्षता यहाँ पर की गई है। तो कहने का मतलब नो मनी टेरर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो अमित शाह जी ने इनकी इसकी अध्यक्षता की है। यह आतंकवाद और आतंकवादियों को वित्त उपलब्ध कराने की वैश्विक प्रवृत्ति विषय पर आधारित था। इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ, इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 2018 में पेरिस की राजधानी फ्रांस में हुआ। ओ सॉरी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। दूसरा सम्मेलन 2019 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुआ था। ये ध्यान रखना है कि 2018 का कहाँ हुआ, 2019 का कहाँ हुआ। ये देखो 20 में हुआ नहीं था, 21 में भी नहीं हुआ था, तो 22 में हुआ था ये। क्यों क्यों नहीं हुआ, ये आप भली बात जानते हैं कि कोरोना के कारण ये यहाँ पर नहीं हो पाया था।
तो देखो गृह मंत्री ने इसके तहत वन माइंड वन अप्रोच के सिद्धांत का आह्वान किया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि एक तरीके से यदि वो कहे कि थीम क्या है, नो मनी फॉर टेरर के लिए थीम क्या है, तो वन माइंड वन अप्रोच को लेकर यहाँ पर इन्होंने एक सिद्धांत का आह्वान किया। और जो नो मनी फॉर टेरर होता है ये 6 सिद्धांतों पर कार्य करता है। कौन कौन से 6 सिद्धांत है देखो। एक होता है लेजिस्लेटिव और टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क को मजबूत करना। दूसरा, व्यापक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का निर्माण करना। मॉनिटरिंग मतलब होता है देखभाल करना अच्छे से, पूरे विश्व में देखभाल करना, ताकि कोई आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कोई पैसे की फंडिंग तो नहीं कर रहा है, तो उसी को ही व्यापक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का निर्माण के तहत यहाँ पर रखा गया है। फिर है कानूनी संस्थाओं और तकनीकी का दुरुपयोग रोकना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना। सटीक इंटेलिजेंस साझा करने का तंत्र एक तरीके से विकसित करना। देखो इंटेलिजेंस हमारे पास अच्छा होगा तो हम जब भी वहां पर क्या कर सकते हैं, आतंकवाद को रोक सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन एवं पुलिस ऑपरेशंस को मजबूत करना। संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करना। इसमें भी क्या है कि यदि कोई व्यक्ति आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है या आतंकवाद के लिए फंडिंग कर रहा है, तो उसकी संपत्ति को जब्त करने का भी इसमें प्रावधान होगा। पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में खोला जाएगा। ये आप ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला, यदि पूछ ले कि पूर्वोत्तर भारत में पहला मछली संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी तरह के पहले मछली संग्रहालय को मंजूरी दी गई। यह एक एकीकृत एक्वा पार्क होगा। इसमें राज्य की सभी मछलियों की प्रजातियां होंगी और मछुआरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी ये कार्य करेगा। देखो मछुआरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र कैसे, तो मछुआरे एक तरीके से क्या होते हैं, वो बेचारे अनपढ़ होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। अब उनके लिए क्या होगा, क्योंकि वो तो जाल फेंकेंगे और उसमें क्या होगा, उसमें सभी मछलियां, जो बच्चे होते हैं मछलियों के, वो भी उसमें खींचे चले आते हैं। कछुए वगैरह और भी जो जीव जंतु होते हैं वो भी सब उसमें चले आते हैं। उनकी रक्षा कैसे करनी है, मछलियों के बच्चों की रक्षा कैसे करनी है, कछुए वगैरह जो अन्य जीव जंतु समुद्र से जाल में खींचे चले आते हैं उनकी रक्षा कैसे करनी है, उसी के लिए यहाँ पर ये क्या है, मछुआरों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र भी यहाँ पर बनाया जाएगा। पीएम मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने नीली क्रांति लाने के लिए 3 साल पहले प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हेतु एक आईपी की घोषणा की थी। तो नीली क्रांति का संबंध ये भी ध्यान रखना है, अब किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध भी किससे, मत्स्य पालन से। मत्स्य नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से। अब देखो ये क्रांति है, पीछे भी आपने देखा था, एक सवाल आया था 2022 वाले में, क्योंकि जो मैंने पीछे आपको 2022 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी पेपर की, उसमें भी आपको वहां पर दिखाया गया था कि क्रांति से एक सवाल जरूर आता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्रांति भी सारी आपको याद करके चलनी है वहां पर। नेक्स्ट आपका, भारत सरकार 2020 में 20,050 करोड़ रुपए के उच्चतम निवेश के साथ आत्मनिर्भर भारत ने भारत पैकेज के हिस्से के रूप में पीएमएसवाई को लॉन्च किया था। इसी के तहत यहाँ पर लॉन्च किया गया था। क्यों, क्योंकि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2020 में भी इसमें 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया था। नेक्स्ट आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को दी गई, इंपॉर्टेंट होगी। देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दी गई। कम से कम इतना पॉइंट तो आप ध्यान ही रखना है आपको, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दी गई थी। यह अवार्ड इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। तो देखो कुछ खेल से संबंधित भी मैं आपको यही बता देता हूँ, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1992 में स्थापित, पिछले 4 वर्षों में किसी खिलाड़ी द्वारा किए गए शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की जो शुरुआत हुई 1992 में हुई, और ये देखा जाता है कि किसी खिलाड़ी ने पिछले 4 वर्ष में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, उसी के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। इसी के तहत अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, 1961। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ये दिया जाता है अर्जुन अवार्ड भी। ऐसे ही द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोचों को दिया जाता है, जो खेल के कोच होते हैं ना उनको, जैसे ओलंपिक खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में, पैरालंपिक खेलों में, एशियाई खेलों में आदि जैसे खेल आयोजनों के खिलाड़ियों के कोचों को ये दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1985 में हुई थी। फिर एक और है ध्यानचंद पुरस्कार फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया। साथ ही उन खिलाड़ियों को भी दिया जाता है जो सेवानिवृत्ति के बाद खेल आयोजनों को बढ़ावा देने में अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट है
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रुद्राक्ष से बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री अर्थात अब गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर है यूपी में। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ये आप भली बातें जानते हैं। तो सबसे बड़ा जो कन्वेंशन बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो गोरखपुर में बनेगा। अर्थात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के गोरखपुर में बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया, जिसकी सीट क्षमता 3,000 से लगभग 5,000 के बीच होगी। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की जो क्षमता है वो केवल कितनी है? वो 1,200 है। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भी ये बड़ा बनने वाला है। कहाँ बनेगा? ये ध्यान रखना, ये बनेगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ऐसा कन्वेंशन सेंटर होगा जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन भी किए जा सकेंगे। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट, अर्थात स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो यहाँ पर जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है WMO के द्वारा, अर्थात विश्व मौसम संगठन के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की जाती है। देखो सीधा सीधा पूछ लेता है कि WMO द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक समग्र अध्ययन लेकर चलना है आपको। और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 वर्ष में सबसे गर्म रहे। इसी रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो पिछले 8 वर्ष हैं वो सबसे गर्म रहे हैं। यह लगातार बढ़ती ग्रीन हाउस गैस सांद्रता और संचित गर्मी के कारण हुआ है। जो हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है? CO2 होती है, CFC होती है, आपकी CH4 होती है अर्थात मीथेन होती है, N2O होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो ये सब क्या है? ये आपकी सब ग्रीन हाउस गैसों की ही श्रेणी में आती हैं। और इन ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग हमने सबसे ज्यादा किया है, तो इसी वजह से क्या हुआ? पिछले 8 वर्षों में का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा गर्म रहे हैं। 2022 के वैश्विक औसत तापमान 1850 से 1920 के पूर्व औद्योगिक औसत से लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। और जो 1.02 डिग्री सेल्सियस से 1.28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा था। पिछले 2 दशकों में समुद्र के गर्म होने की उच्चतम दर दर्ज की गई। देखो इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट कहती है कि पिछले 2 दशकों में जो हुआ है, समुद्र का जल स्तर या समुद्र में जो पानी का स्तर है वो सबसे ज्यादा उच्च दर से गर्म हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, इसी वजह से वहां पर ऐसा कुछ हुआ है। लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया। अब देखो, उत्तर प्रदेश से स्पेशल है। अब देखो ये भी ध्यान रखना, यूपी स्पेशल के लिए भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि यूपी स्पेशल के लिए भी एक दो सवाल वहां से करंट अफेयर्स के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो देखो लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का निर्माण हुआ। ये क्या काम करती है? देखो इसका लोकार्पण किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, लखनऊ में किया गया। और लखनऊ में कहा? लखनऊ के चार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जिसे KGMU में एक मैथोरेंसिक सर्जरी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये किया गया। और यह मशीन केवल क्या करेगी? 15 मिनट में 4 यूनिट रक्त की अशुद्धियों को दूर कर सकती है। तो इसका कार्य क्या है? रक्त की अशुद्धियों को दूर करना या रक्त की अशुद्धियों को छानने का कार्य किसका है? इस मशीन का है। कौन सी मशीन? पैथोजन रिडक्शन मशीन। इस मशीन से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में शुरुआती दौर में हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है, जो अंग प्रत्यारोपण अथवा कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। स्टेप नेक्स्ट है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022। कार्य क्या है? देखो हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में 6 स्थान की छलांग के साथ भारत ने 61वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये ध्यान रखना है कि नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 61वां। यह इंडेक्स विश्व की 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क पर आधारित रेडीनेस परिदृश्य को दर्शाता है। यह रिपोर्ट DC स्मिथ पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो DC स्मिथ पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है। यह एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट और रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसमें पहला स्थान जो मिला है वो अमेरिका को। इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पहला दूसरा तीसरा ये कम से कम याद होने चाहिए, और भारत का स्थान भी आपको याद होना चाहिए। सीधा सीधा कभी कभी तो सीधा ही सवाल पुट कर देगा कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 61वां। अब यदि स्टेटमेंट में उसने सवाल बना दिया तो फिर वहां पर वो पहला दूसरा भी पूछ सकता है आपसे। तो पहला स्थान इसमें अमेरिका को मिला, दूसरा सिंगापुर को, और तीसरा इसमें स्वीडन का स्थान रहा।
इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर किया T20 वर्ल्ड कप 2022 पर कब्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इंग्लैंड ने किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया। किसमें? T20 वर्ल्ड कप। तो 13 नवंबर 2022 को हुआ था ये। इंग्लैंड में ने T20 विश्व कप को 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। कहाँ हुआ था? इसका जो फाइनल हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुआ था। अर्थात जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुआ था। तो देखो, इंग्लैंड ने इसे दूसरी बार जीता है, ये भी ध्यान रखना। पहले एक बार और इंग्लैंड इसे जीत चुका है और अब के 2022 में भी इंग्लैंड ने इसी को फिर से जीता है। और जो T20 वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सखारोव फ्रीडम प्राइज इंडेक्स, तो सखारोव फ्रीडम प्राइज इंडेक्स जो होगा वो किसको दिया गया है? तो सखारोव फ्रीडम प्राइज इंडेक्स जो दिया गया है वो यूक्रेन को दिया गया है। अर्थात हाल ही में युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव प्राइज दिया गया है। यह अवार्ड उन के संघर्ष को सम्मान देने के लिए दिया गया है। यह यूरोपीय संघ का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो यूरोपीय संघ अर्थात ईयू। जरा कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, ये आपको बताना। को जितना पढ़ोगे इतना ही थोड़ा होगा, क्योंकि टाइम कोई नहीं है आपके पास। आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। तो सखारोव फ्रीडम प्राइज इंडेक्स किसको दिया गया? या प्राइज जो दिया गया या पुरस्कार जो दिया गया वो यूक्रेन के लोगों को दिया गया। यह पुरस्कार मानवाधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1988 में हुई थी। इसे पहली बार नेल्सन मंडेला कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और अनातोली को दिया गया था। अर्थात कहने का मतलब इसे 1988 में पहली बार नेल्सन मंडेला और अनातोली को दिया गया था। इंडिया कैंप 2022 क्या है? इंडिया कैंप 2022 देखो, 2 से 3 नवंबर 2022 तक इंडिया कैंप 2022 की 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इंडिया कैंप प्रदर्शनी जो लगाई गई वो कहाँ लगाई गई? नई दिल्ली में। कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण इसका जारी हुआ था। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया था। और थीम जरूर ध्यान रखनी है आपको। थीम है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स वर्ल्ड इन इंडिया। इंडिया कैम का जो संबंध है वो किससे संबंध है? वो केमिकल या रसायन के क्षेत्र में ये कार्य करती है। और ये जो कार्य करती है किसके तहत करती है? ये फिक्की, FICCI, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और भारत सरकार के रसायन विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो कुल मिलाकर फिक्की और भारत सरकार के रसायन विभाग द्वारा इसे जारी किया जाता है, इंडिया कैम। इसका उद्देश्य देश के रसायन उद्योग में आत्मनिर्भरता को बनाना है। इस क्षेत्र में निवेश और मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी देना है। वर्तमान में भारत में इसमें 2 मिलियन लोग कार्य कर रहे हैं। भारत अमेरिका, चीन, जर्मनी, कोरिया और जापान के बाद छठवां सबसे बड़ा बाजार है रसायन के मामले में। कहने का मतलब यह है, अमेरिका, चीन, जर्मनी, कोरिया और जापान के बाद भारत छठवां सबसे बड़ा बाजार है रसायन के मामले में। प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान। अब देखो, जो प्लास्टिक कचरा उत्पादन करते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का कितना? 8वां स्थान है। ये भी आपका यूपी स्पेशल से ही होगा। 27 अक्टूबर 2022 को जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? 8वां रहा। प्रदेश में प्लास्टिक कचरे को ईंधन में बदलने के लिए प्लांट भी लगाए गए हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र का जो स्थान रहा उसमें प्रथम स्थान रहा। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र ने जो स्थान प्राप्त किया है वो प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया है, जबकि उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा उसमें 8वां स्थान रहा। और प्रति व्यक्ति कचरा निकालने के मामले में गोवा प्रथम स्थान पर है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो प्रति व्यक्ति कचरा निकाला जाता है वो कहाँ? गोवा प्रथम स्थान पर आता है उसमें। इसके बाद दिल्ली, केरल, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्थान 28 में। देखो, ऑल समग्र रूप में देखा जाए, सारे राज्यों को देखा जाए तो समग्र रूप में 28वां स्थान। लेकिन अभी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट में के अनुसार प्लास्टिक के कचरे के रूप में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा होगा? केवल 8वां होगा। सबसे कम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में नागालैंड है। सबसे ज्यादा कौन है? गोवा। ये ध्यान रखना। सबसे कम है आपका नागालैंड, उसके बाद नंबर आता है सिक्किम का, और फिर उसके बाद त्रिपुरा का आता है। नेक्स्ट, भारत करेगा GPAI 2023 की अध्यक्षता। GPAI ये क्या होता है? ये होता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप है। अर्थात जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। जो आर्टिफिशियल होता है उसके लिए एक यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है।
और इसकी अध्यक्षता जो होगी वो 2023 में, इंपोर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि 2023 में इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो भारत करेगा। और इसकी जो जीपीएआई की जो स्थापना हुई थी वो 15 जून 2022 को हुई थी। इसके वर्तमान में 25 सदस्य देश हैं और भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है, ये भी ध्यान रखना है। तो 2023 की जीपीआई की जो मीटिंग होगी वो 2023 की वो भारत में होगी और भारत ही इसकी अध्यक्षता करेगा। इसके साथ साथ 2020 में इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुई थी और 2021 की इसकी दूसरी मीटिंग फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी और 2022 की जो मीटिंग हुई थी वो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ज्यादा पुराना नहीं है, अभी अभी हाल ही में बना है। और 2023 की जो मीटिंग होगी वो भारत में इसकी आयोजित होगी या भारत इस मीटिंग को होस्ट करेगा। ये यह एक बहुहितधारक पहल है जिसे G7 गठबंधन द्वारा विकसित किया गया था। अर्थात G7 देश कौन से, देखो G7 देश भी आपको पता होना चाहिए। G7 में आपका यूएसए, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इस प्रकार के देश यहाँ पर आते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या विश्व के सबसे ज्यादा विकसित देश हैं वो G7 का ग्रुप होता है। उद्देश्य क्या है? अत्याधुनिक शोध और संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को भरना होता है। यह पहला विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व बना प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। प्रदेश का मतलब यह है कि ये यूपी की बात कर रहा है। पहला कौन सा है? पहला आप जानते हैं जो लखीमपुर खीरी में है, दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी में भारत का पहला है। ओ, उत्तर प्रदेश का पहला है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है ने उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां, ध्यान रखना है भारत का तो 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया है। चित्रकूट जिले में 529.36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पन्ना टाइगर रिजर्व से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें तेंदुआ, बाघ, भालू, सांभर, चित्तीदार हिरण भी यहाँ पर होंगे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि वो टाइगर रिजर्व बनाया तो वहां पर केवल टाइगर ही होंगे, वहां पर अन्य पशु पक्षी भी, जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि यदि केवल टाइगर ही छोड़ दिए जाएंगे तो वहां ऐसे कैसे बनेगा? तो पर्यावरण का मामला बिगड़ जाएगा। पारिस्थितिकी क्या कहती है? क्योंकि वहां पर क्या होगा, सभी को होना होगा, क्योंकि सभी क्या है, खाद्य श्रृंखला में एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च। तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि भारत का पहला निजी रॉकेट अर्थात प्राइवेट रॉकेट जो लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है? तो विक्रम एस इसका नाम है। 18 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक कीर्तिमान रचते हुए देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया है। इसे इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है, इसरो। आप जानती हैं स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इस रॉकेट को हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा तैयार किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि विक्रम एस जो प्राइवेट रॉकेट है इसको किसने बनाया है? तो स्काई रूट एरो स्पेस ने बनाया है। इस मिशन का नाम है क्या रखा गया है? इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। यह दुनिया का पहला कंपोजिट रॉकेट होगा, ये ध्यान रखना है कि दुनिया का पहला कंपोजिट रॉकेट कौन है? विक्रम एस। सीसीपीआई, सीसीपीआई होती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको देखना होगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कब जारी हुआ? 14 नवंबर 2022 को, डेट याद नहीं रखनी। जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसे जारी किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तीन संस्थाएं मिलती हैं, एक तो जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 8वां, 63 देशों में से 8वां भारत का स्थान है। भारत को यह रैंकिंग उसके कम उत्सर्जन और नवीकरण ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के आधार पर दी गई है। इस रैंकिंग को यूरोपियन यूनियन और 59 देशों के क्लाइमेट परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए तैयार किया गया है। इस रैंकिंग में अमेरिका 52वें स्थान पर, कनाडा 59वें और ईरान का स्थान इसमें 63वां है। जबकि पहले तीन स्थान पर कोई भी देश नहीं है, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी का भी नहीं है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस किसी ने देश ने भी नहीं किया जो पहले स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर कोई भी यहाँ पर आ सके। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी कौन होंगे? ऋतुराज जो हमारा विधि आयोग है, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ऋतुराज अवस्थी को। वर्तमान में विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को किया गया था। ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बी एस चौहान थे, अर्थात ये किसका स्थान लेंगे?
BS चौहान का स्थान लेंगे। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो ऋतुराज अवस्थी होंगे। भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है, तो ध्यान रखना है कि निकाय कैसा है। ये जो विधि आयोग है ये एक गैर सांविधिक निकाय की श्रेणी में आता है। कहने का मतलब यह है कि इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया, एक एक तरीके से कानून बनाकर इसका निर्माण किया गया है। यह आयोग स्वतंत्र भारत में वर्ष 1955 में पहली बार गठित किया गया था। तो इसके कहने का मतलब जो आपका आयोग है ये, इसका जो गठन हुआ था 1955 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। इसके द्वारा अभी तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। कार्य क्या है, देखो विधि आयोग का जो कार्य है उन कानूनों की पहचान करेगा जो अप्रचलित हैं, अप्रासंगिक हैं और अनावश्यक हो चुके हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो कानून है अब एक तरीके से अप्रचलन में है, अप्रासंगिक हो गए हैं और अनावश्यक हो गए हैं, उनकी पहचान करेगा। निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नए कानूनों को लागू करने का ये सुझाव भी देगा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर। तो इसकी मेजबानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा और उत्तर प्रदेश में भी ये जो गेम होंगे ये नोएडा में होंगे, लखनऊ में होंगे, वाराणसी में होंगे और गोरखपुर में आयोजित होंगे। कहने का मतलब 4 जिलों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन होगा उत्तर प्रदेश में। और इसमें बास्केटबॉल, जूडो, रोइंग, कुश्ती, बॉक्सिंग सहित 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और इसमें लगभग जो होंगे 4500 खिलाड़ी भाग लेंगे और 150 विश्वविद्यालय से आएंगे। कुल मिलाकर भारत की जो यूनिवर्सिटियां हैं 150 यूनिवर्सिटियों के 4500 खिलाड़ी यहाँ पर भाग लेंगे। इसमें इसका जो पहला संस्करण आयोजित हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था, कब? 2020 में। और दूसरा संस्करण 2021 में कर्नाटक में इसका आयोजित हो चुका है। नेक्स्ट, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट क्या कहती है, देखो टीबी को खत्म करने का लक्ष्य है WHO का, कब का है? 2030 का। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जबकि भारत का जो लक्ष्य है टीबी को समाप्त करने का 2025 रखा गया है, ये ध्यान रखना है। तो 27 अक्टूबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है। तो देखो जो बीमारी से संबंधित रिपोर्ट होंगी वो समझ लेना कि वो किसके द्वारा जारी की जाएंगे, WHO के द्वारा ही जारी की जाएंगे और WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ये ध्यान रखना है तो थोड़ा सा। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में तपेदिक के कारण 10.6 मिलियन से अधिक लोगों बीमार हुए। तपेदिक अर्थात टीबी के कारण ही 10.6 मिलियन का मतलब ये होता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब आप खुद लगा लो कि कितने लोग यहाँ पर प्रभावित हुए होंगे और 2020 के आंकड़ों की तुलना में यह 4.5% की वृद्धि है। अभी भी क्या है कि टीबी के जो मामले हैं वो अभी भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं और 6 मिलियन लोग तपेदिक से अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से 1,87,000 HIV के मरीज हैं। मतलब ये टीबी के साथ साथ HIV पॉजिटिव के भी मरीज थे यहाँ पर। इसके लिए को दवा कौन सी दी जाती है? जो दवा प्रतिरोधक टीबी बोझ है 2022 और 2021 के बीच 3% बढ़ गया। पिछले साल रिफेम्सिन प्रतिरोधी टीबी के लिए 4,50,000 नए मामले दर्ज किए गए थे। टीबी के मामलों की संख्या 2019 में 7.1 मिलियन से गिरकर 2020 में 5.8 मिलियन हो गई है। इससे टीबी के क्षेत्र में विकास करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर टीबी के क्षेत्र में जो टीबी आपकी बढ़ती जा रही है ये जो होगा इसमें विकास करने की अत्यधिक आवश्यकता है। और देखो टीबी जो होता है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। तो जीवाणु कौन सा होता है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लो ट्यूबरक्लोसिस के कारण, ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण टीबी रोग फैलता है। नेक्स्ट, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? देखो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्पेनिश फिल्म है, स्पेनिश फिल्म के निर्देशक हैं कार्लोस सोरा को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 53वां संस्करण समारोह में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर ये भी पूछ सकता है कि 53वें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कार्लोस सोरा को सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उनकी बेटी अन्ना सोरा ने स्वीकार किया है। ये ध्यान रखना, बस 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है आपको। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखो पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उद्घाटन समारोह में चिरंजीवी को दिया गया। कौन है?
साउथ के अर्थात दक्षिण भारत के ये एक्टर हैं, तो चिरंजीवी को दिया गया है। यह पुरस्कार पसंदीदा मेगा स्टार को सिनेमा में उनके योगदान, लोकप्रिय सांस्कृतिक सामाजिक रूप में महत्वपूर्ण कलात्मक कार्य के लिए मान्यता प्रदान करता है। 150 से अधिक तेलुगु फिल्मों में ये कार्य कर चुके हैं। 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो 41वां अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेला कहाँ लगा? को 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया, और इसका जो उद्घाटन उद्घाटन किया वाणिज्य और उद्योग मंत्री हमारे पीयूष गोयल साहब के द्वारा किया गया। और थीम है, थीम इंपॉर्टेंट होगी, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये इसकी थीम होगी। और इसमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र इस मेले के साझेदार रहे, और इस मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस सहित 12 देशों ने यहाँ पर भाग भी लिया था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को हैदराबाद में 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजनाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की है। यह पंच धातुओं से निर्मित है, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा और जस्ता। यह मूर्ति बैठने की मुद्रा में थाईलैंड में स्थित बुद्ध की मूर्ति के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। मूर्ति को भद्रवेदी नामक 54 फुट ऊंचे आधार भवन पर बनाया गया है। इसकी परिकल्पना श्री रामानुजनाचार्य आश्रम के संत श्री चिन्ना चियर स्वामी ने की है। इसका उद्घाटन 12 दिवसीय श्री रामानुजन शस्त्र समारोह का हिस्सा थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान। तो देखो, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान हाल ही में 14 नवंबर 2022 को युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अंचिता को देश के सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्होंने 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बनने वाली ये वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हें 2019 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके साथ ही 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी ध्यान रखना है कि कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो 25 खिलाड़ियों को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान में यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान होगा आपका। 1991-92 में से युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके तहत 25 लाख का नगद पुरस्कार, पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह अवार्ड प्रथम बार शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ये ध्यान रखना है कि पहला ये जो अवार्ड दिया गया था किसको दिया गया था, तो शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। नेक्स्ट, कंबोडिया में 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन। अब देखो, आसियान में यदि आप देखें तो आसियान कौन है? आसियान होता है जो आपका एशिया के जो कंट्री हैं, साउथ एशिया के जो कंट्री हैं, उनका एक ग्रुप होता है ये। तो उसी के बारे में यहाँ पर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो कंबोडिया के नीम पेन्हे में आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन से इतर आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन इसी में किया गया था। और देखो, भारत की ओर से इसमें 2 व्यक्तियों ने भाग लिया, एक तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने इसमें भाग लिया था। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन है। तो देखो, कंबोडिया के प्रधानमंत्री भी आप याद रखना, क्योंकि कंबोडिया के पेन में हुआ है, तो ये इसी वजह से कंबोडिया के आपको प्रधानमंत्री भी यहाँ पर ध्यान रखने होंगे। यह आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ थी, जो आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान आसियान के सदस्य देश पूर्वी तिमोर को ब्लॉक 11 के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति 2022 यूपी स्पेशल होगा। तो 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी दी, और नई राज्य की नई पर्यटन नीति में होटल इंडस्ट्री के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति होटल बनाना चाहता है, उसके लिए निवेश करना चाहता है, तो उसके लिए पर्यटन नीति के तहत उसको काफी हद तक छूट भी मिलेगी, टैक्स में भी। और इस नीति के तहत होटलों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज टैक्स की दरें भी व्यवसायिक की जगह औद्योगिक होंगी। इस नीति के अंतर्गत भगवान राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट, भगवान कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही नए पर्यटन गंतव्यों का विकास किया जाएगा, उनमें रामायण सर्किट प्रमुख होगा। रामायण सर्किट में अयोध्या,
चित्रकूट, बिठूर समेत अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। और किरसन सर्किट के तहत जैसे मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, गोवर्धन है, बरसाना है, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति। तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति क्या कहती है? उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति कहती है कि 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी। इसमें सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए अहम प्रावधान किए गए। यह नीति 5 वर्ष तक लागू रहेगी। ये पूछ सकता है कि स्टेटमेंट में उत्तर प्रदेश में जो सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है वो कितने वर्ष तक लागू की गई है? तो 5 साल के लिए लागू की गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, यूपी नेडा बोलते हैं शॉर्ट में, को एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस नीति के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए सरकारी उपक्रमों को ₹1 प्रति एकड़ वर्ष की दर से ग्राम पंचायत में राजस्व भूमि दी जाएगी। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना के लिए ₹15,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 0 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। अर्थात कहने का मतलब 3 वर्ष के लिए यहाँ पर इसे ऐसे ऐसे कर लो, दर से 3 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। अब देखो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन 30 तक ही रखेंगे। इसके लिए आप देखो रिवीजन मस्ट है, फिर से बताता हूँ, जितनी बार हो सके इतनी बार रिवीजन करने का यहाँ पर प्रयास करना आप लोग। ठीक, अब देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता है कि रिवीजन के लिए पीडीएफ मिल जाए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो आपकी पीपीटी है, पीपीटी की जो पीडीएफ है ये तो आपको तुरंत ही मिल जाएगी। लेकिन जो यदि आप ये चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको पीपीटी पीडीएफ मिल जाए डॉक्यूमेंट टाइप में, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना। जैसे ही आपका एक लेक्चर पूरा होगा, लेक्चर क्या, जैसे ही आपके करंट अफेयर का कुछ हद तक पोर्शन, ये मान लो यदि हम 20% पोर्शन इसका पूरा कर लेते हैं, उसी तरीके से मैं आपको डॉक्यूमेंट के रूप में एक पीडीएफ प्रोवाइड वहां पर भी करा दूंगा पूरी कंप्लीट। तो उसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि पीपीटी का प्रिंट आउट देखो पॉसिबल नहीं हो पाता। वरना तो देखो इसी में ही देखें तो कितने पीपीटी के इसमें ही 50 पेज बनने हैं, और मैं कहता हूँ कि 50 पेज तो सारे ही बन पाएंगे। तो इसी वजह से डॉक्यूमेंट पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ, लेकिन फिलहाल रिवीजन के लिए आप पीपीटी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर वहां पर उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।